मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी प्रतियोगी छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपका जो सिलेबस चल रहा था वो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप लोगों ने ट्राइब्स जनजातियों के बारे में पढ़ा था। आज एक नया चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो है पॉपुलेशन, जनसंख्या, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, जनसंख्या का वितरण और घनत्व। इस आज के लेक्चर में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है और इसके घनत्व के बारे में। फिर उसके बाद में पॉपुलेशन चेंज यानी जनसंख्या में परिवर्तन किसी स्थान विशेष पर कैसे हो सकता है, इसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में जनसंख्या संगठन के बारे में, जिसमें लिटरेसी, सेक्स रेशियो और जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, इन सब तत्वों के बारे में मुख्य रूप से आज इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जनसंख्या के बारे में। जैसा आप जानते होंगे कि किसी निश्चित क्षेत्र में और निश्चित समय अवधि में जो मानव की संख्या निवास करती है उसी को हम पॉपुलेशन या जनसंख्या कहते हैं। अब प्रत्येक स्थान पर पृथ्वी पर अगर हम विश्व के मानचित्र को देखें तो कहीं पर कम जनसंख्या पाई जा रही है, कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में हम मुख्य रूप से जानेंगे। बहुत से ऐसे फिजिकल फैक्टर होते हैं, भौतिक कारक होते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। बहुत से ऐसे सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं होती हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं, जनसंख्या के किसी एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करती हैं। बहुत से ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं जो जनसंख्या को अपने तरफ खींचने का काम करते हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जानना है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल या कल्चरल फैक्टर्स। कौन से ऐसे भौतिक या प्राकृतिक कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है पहला स्थलाकृति या लैंड फॉर्म। इसको हम रिलीफ या उच्चावच के नाम से भी जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारा धरातल विषमताओं से भरा हुआ है। कहीं पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ी चोटियां हैं, तो कहीं पर डिज़र्ट एरिया हैं, कहीं पर पठार भी बीहड़ हैं और कहीं पर एक समतल मैदान है। तो आप जानते हैं कि पहाड़ों पर या पर्वतीय क्षेत्रों पर मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिनप्रद होता है। न तो वहाँ पर यातायात के साधन उतनी मात्रा में विकसित हो पाते हैं, न वहाँ पर खेती करने योग्य भूमि होती है और न ही पशुपालन का व्यवसाय ही बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। तो इसी कारण से पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो ऊंची नीची, बीहड़, ऊबड़ खाबड़ इस तरीके से होती हैं। तो वहाँ पर मनुष्य का जीवन एक कठिन साध्य हो जाता है। वहाँ पर मनुष्य जीता तो है, जीवन अपना जीता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या निवास नहीं कर सकती है, क्योंकि खेती योग्य भूमि, पीने योग्य जल, परिवहन के साधन, इन सब का विकास पहाड़ी क्षेत्रों पर नहीं होता है। इसी प्रकार से जो बेडलैंड टोपोग्राफी होती है, उत्खात स्थलाकृति यानी बीहड़ जिसको हम कह सकते हैं, उन बीहड़ों में भी जनसंख्या का बसाव बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्थलाकृतियाँ समतल नहीं हैं, मानव के बसाव योग्य नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें मैदानी क्षेत्रों पर, खासकर नदी घाटी क्षेत्रों पर, तो उन क्षेत्रों पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक सरफेस ग्राउंड, समतल धरातल की प्राप्ति होती है और वहाँ पर मनुष्य अपनी बस्तियों को आसानी के साथ बना सकता है, परिवहन के साधनों का विकास हो सकता है, जल की उपलब्धता भी मैदानी क्षेत्रों में हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धरातल की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो मानव के बसाव को यानी जनसंख्या के वितरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। जो ऊंची नीची बीहड़ आकृतियाँ हैं वहाँ पर जनसंख्या का बसाव कम होता है और जो समतल भूभाग होते हैं वहाँ पर जनसंख्या का बसाव ज़्यादा होता है। शायद में ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है क्लाइमेट, जलवायु। मैं आपको बता दूं, जलवायु मनुष्य की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक होता है क्लाइमेट, जिसको हम कहते हैं
चरम जलवायु। इसका तात्पर्य यह है कि कहीं पर यदि बहुत ज्यादा अत्यधिक ठंडी पड़ रही है, जैसे टैगा टुंड्रा रीजन, टेम्परेचर 0 डिग्री, हमने बताया था एस्किमो के बारे में कि कितनी कठिन परिस्थितियों में वो अपना जीवन जीते हैं, तो वहां पर भी मानव का बचाव बहुत कम पाया जाएगा, क्योंकि वो जलवायु प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं मानव के बचाव के लिए। दूसरी ओर जो बहुत ही हॉट डिजर्ट होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर भी जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि वहां की जलवायु अत्यधिक गर्म होती है। तो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र भी मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है, और अत्यधिक गर्म क्षेत्र भी मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि एक तरफ बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ने के कारण मनुष्य वहाँ पर निवास नहीं कर पाता है, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण वहाँ पर मनुष्य का जीवन जीना दूभर हो जाता है, इसलिए वहाँ पर भी मनुष्य निवास नहीं कर पाता है। अगर हम विश्व का मानचित्र देखें तो नॉर्थ पोल, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र में जो जनजातियाँ निवास करती हैं, उनकी बहुत कम संख्या पाई जाती है, बहुत ही बिखरे हुए रूपों में तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती हैं, क्योंकि वो परिस्थितियां मनुष्य के जीवन जीने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। दूसरी तरफ जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 30, 35, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, तो इसलिए वहाँ पर मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में होता है, और वहाँ पर भी जनसंख्या का बसाव कम पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। एक और होता है उष्ण आर्द्र क्षेत्र। आप जानते होंगे विषुवतरेखीय क्षेत्र, वहाँ पर भी हमने पिग्मी, बोरो और सेमांग जनजातियों के बारे में आपको बताया था कि वहाँ पर भी जीवन बहुत कठिन होता है। प्रतिदिन दोपहर के बाद में संवहनीय वर्षा, घनघोर वर्षा होती है, बहुत ही उमसपूर्ण वातावरण रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस कारण से इन क्षेत्रों में भी मनुष्य का बसाव बहुत कम पाया जाता है। अगर हम पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण को देखेंगे तो अत्यधिक गर्म क्षेत्र, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव बहुत कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर जनसंख्या का वितरण उपयुक्त नहीं है, जनसंख्या का वितरण बहुत विरल मात्रा में पाया जाता है। आगे की तरफ हम चलते हैं तो आप इस तरह जान गए होंगे कि जलवायु किस तरीके से मानव जीवन को प्रभावित करती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें थोड़ा सा, जैसे यूरोपीय जलवायु है या भारत की मानसूनी जलवायु है, जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, सभी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, कभी गर्मी का मौसम रहता है, कभी ठंडी का मौसम रहता है। तो इन क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। अभी हम इसको एक चित्र के माध्यम से पूरे ग्लोब पर, यानी विश्व के मानचित्र पर इसको बता देंगे कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, क्यों निवास करती है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट, पश्चिमी यूरोपियन का क्षेत्र, ये सब जनसंख्या के सघन बसाव वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु मनुष्य के निवास के लिए उपयुक्त है, अच्छी जलवायु पाई जाती है। अगला चलते हैं हम, सॉयल, मिट्टियाँ। मिट्टियाँ भी जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करती हैं, क्योंकि मृदा जो है एक प्रमुख कारक है फसल के उत्पादन का, और फसल जिससे अनाज प्राप्त होता है वो है मनुष्य की जीविका का आधार। अगर अनाज नहीं पैदा होगा तो मनुष्य क्या खाएगा, और उस अनाज को पैदा करने की क्षमता केवल मिट्टी में है। एक चीज़ जान लीजिए, मृदा जो होती है, मृदा हम उसी को कहेंगे, जैसे इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के तत्व हैं, लेकिन मृदा के अंतर्गत हम उसी चीज़ को सम्मिलित करेंगे जिसमें फसल के उत्पादन की क्षमता होती है, उसी को हम मुख्य रूप से मृदा कहते हैं। तो मिट्टी के कारण जहाँ पर समतल उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रायः जनसंख्या का बसाव ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि खेती योग्य जब भूमि मिल जाती है तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फसल उत्पादन होता है, और वहाँ पर लोग खेती बाड़ी करने के लिए बस जाते हैं। भारत का उत्तर का मैदानी क्षेत्र, खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र,
बिहार का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र, आप देखेंगे कि ये क्षेत्र उर्वर मैदानी क्षेत्र है, नदी घाटियों का क्षेत्र है, जहाँ पर प्रतिवर्ष जलोढ़ यानी काप मिट्टी का निक्षेप होता है और जिसमें उर्वरता अधिक होती है और फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से मिसिसिपी मिसी का उपजाऊ मैदान, वहाँ पर मिट्टी भी उपजाऊ है, इधर हुआंग हो, यांगटीसी कियांग का मैदानी क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में फसल उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है और इसलिए जनसंख्या का बसाव खेती करने के लिए अधिकांश कृषक उसी क्षेत्र में बस जाते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों पर एक दूसरा फैक्टर और भी है, वाटर, जल की उपलब्धता, क्योंकि वहाँ पर जल भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नदी घाटी क्षेत्रों में नदियों के द्वारा भी जल प्राप्त होता है और वहाँ पर अंडरग्राउंड जो भूमिगत जल का लेवल होता है वो भी ऊंचा होता है, इसलिए उन मैदानी क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का बसाव ज़्यादा पाया जाता है। तो आप देखेंगे पूरे विश्व का मानचित्र आप देख लेंगे, तो जो भी मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है वहाँ पर जनसंख्या का बसाव ज़्यादा पाया जाता है। तो ये थे फिजिकल फैक्टर या नेचुरल फैक्टर, इनको हम प्राकृतिक या भौतिक कारक कहते हैं। इसमें स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी और जल, ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इनकी आदर्श स्थितियां जहां पर हैं वहां पर जनसंख्या का बसाव ज़्यादा है और जहां पर इनकी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वहां पर जनसंख्या का बसाव कम है। जैसे राजस्थान के थार मरुस्थल की मिट्टी बलुई है, सहारा डिज़र्ट, कालाहारी डिज़र्ट, आटाकामा डिज़र्ट, इन सब क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पर जो है जनसंख्या का बसाव कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो चरवाहे जनजातियाँ रहती हैं वो मुख्य रूप से पशुचारण का काम करती हैं या जो है ऐसे खाना बदोश जीवन व्यतीत करती हैं, खेती का काम बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक या भौतिक कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक। कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक गतिविधियां होती हैं जो जनसंख्या को आकर्षित करती हैं अपने तरफ से। एक चीज़ जान लीजिएगा, जनसंख्या के वितरण और घनत्व दोनों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां यही लगभग होती हैं। तो जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं वो भी जनसंख्या को एक प्रभावी रूप से वर्तमान समय में प्रभावित कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें 3 चीज़ों को हमने सम्मिलित किया है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की प्राप्ति ज़्यादा होती है, पहला हम चलते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। देखिए, जिन क्षेत्रों में माइनिंग का काम होता है, जैसे भारत के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, तो जहाँ पर उत्खनन का काम होगा, धरातल के अंदर से कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट, अभ्रक, मैग्नीज, लौह अयस्क, इनको निकाला जाएगा, तो वहाँ पर उत्खनन करने के लिए बहुत से श्रमिक इकट्ठा हो जाएंगे और वो श्रमिक उन खानों में काम करेंगे। उसी खानों के आसपास लौह अयस्क की फैक्ट्रियाँ, क्या कहते हैं, लोहा इस्पात की फैक्ट्रियाँ और अन्य रासायनिक उर्वरकों की फैक्ट्रियाँ, इंजीनियरिंग वस्तुओं की फैक्ट्रियाँ आसपास उन खनन क्षेत्रों के आसपास लग जाएंगी। अर्थात वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास उत्खनन वाले क्षेत्रों में हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर रोजगार के अवसर सुलभ हो जाते हैं और जनसंख्या उन स्थानों पर आकर के बस जाती है। अब देखिए, उड़ीसा में केओंझर, मयूरभंज, इधर झारखंड में झरिया और भी अन्य राज्यों की जो खाने हैं, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, बालाघाट, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, तो इन स्थानों पर उत्खनन का काम होता है, खनिजों को निकालने का काम होता है। इसलिए खनिजों को निकालने के लिए वहाँ पर रोज़गार की प्राप्ति होती है और आसपास के क्षेत्रों से लोग वहाँ पर रोज़गार के लिए चले जाते हैं और वहीं पर जनसंख्या का बसाव होने लगता है। तो ये भी एक खनिज संसाधन प्रमुख कारक है कि जिन क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे जिस प्रकार के क्षेत्र हों, वहाँ पर जनसंख्या का बसाव, जनसंख्या का झुकाव उस तरफ हो जाता है और बसाव भी वहाँ पर पाया जाता है। इसी प्रकार से एनर्जी रिसोर्सेज है, ऊर्जा संसाधन, कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्रों को देख लीजिए। हमने बताया कि झरिया कोयला का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है।
इसी प्रकार से जो पेट्रोलियम उत्खनन के क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई हाई क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी एशिया, इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या का बसाव मुख्य रूप से पाया जाता है वो ऊर्जा संसाधनों की प्राप्ति के कारण पाया जाता है। इसी कारण से इनके आसपास क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में इनको रोजगार प्राप्त हो जाता है, इन्हीं क्षेत्रों में बंदरगाह की स्थितियाँ हो जाती हैं, इन्हीं क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप हो जाते हैं और इस कारण से तमाम सुविधाएं उन क्षेत्रों में प्राप्त होने लगती हैं। इस कारण से इन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव पाया जाने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि खनिज और ऊर्जा संसाधन की प्राप्ति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव पाया जाता है, और जहाँ पर पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में या बीहड़ क्षेत्रों में खनिज और ऊर्जा संसाधन नहीं पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव नहीं पाया जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र की एक स्पेशल कंडीशन होती है। पहाड़ी या छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव बहुत ही विरल हो जाता, लेकिन उन क्षेत्रों में इन संसाधनों की प्राप्ति के कारण आज जनसंख्या निवास कर रही है। अब मैदानी क्षेत्रों में देखिए संसाधन नहीं है, ये एनर्जी रिसोर्सेज या क्या कहते हैं खनिज संसाधन नहीं पाए जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन वहाँ पर मृदा एक प्रमुख संसाधन है जो फसल को पैदा करता है, अनाज की उपलब्धता प्रत्येक परिवार को दिलाता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है और जल की उपलब्धता है। अगला हम चलते हैं नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। नगरीकरण आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या को प्रभावित करने वाला। जिन क्षेत्रों में नगरों का विकास ज़्यादा हुआ है, चाहे उद्योग धंधों के कारण, चाहे परिवहन सेक्टर के कारण, चाहे रोजगार की उपलब्धता के कारण और चाहे शैक्षिक नगरों के रूप में, वहाँ पर हम देखते हैं जनसंख्या का बसाव बहुत ज़्यादा है। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, इन सब नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव बहुत ही सघन पाया जाता है। उसका कारण ये है कि ये क्षेत्र एक आर्थिक गतिविधि के रूप में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में बहुत तेज़ी के साथ उभर रहे हैं। मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, एक आर्थिक क्रियाकलाप का प्रमुख केंद्र है, उद्योग धंधों का प्रमुख केंद्र है, यातायात के प्रमुख साधन हैं। तो इस कारण से उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में लोगों को आसानी के साथ रोजगार प्राप्त हो जाते हैं। ज़्यादातर उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ जो भी स्थापित हैं वो नगरों की ही तरफ स्थापित की गई हैं। दूसरा, नगरीय क्षेत्र जो है वर्तमान समय में भौतिक संसाधनों के केंद्र बनते जा रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के परिचायक, नगरों की चकाचौंध, वहाँ का उपभोक्तावादी जीवन, विलासतापूर्ण जीवन, ये लोगों को अपनी तरफ खींच रहा। बहुत से नगर शिक्षा के केंद्र के रूप में हैं, इलाहाबाद, वाराणसी, पिलानी और बेंगलोर। तो इन क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए इन नगरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और वहाँ भी जनसंख्या का जमाव ज़्यादा हो जाता है। तो आप देखेंगे जो अर्बन सेक्टर है वो जनसंख्या को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख केंद्र बन गया है। इसको हम एक पुश फैक्टर के रूप में लेते हैं, यानी खिंचाव वाले कारक के रूप में हम इसको मुख्य रूप से लेते हैं। दूसरा है औद्योगिकरण। अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी मैंने समझा दिया। जिन क्षेत्रों में माइनिंग का काम ज़्यादा होता है, उत्खनन का काम होता है, वो उनके आसपास उद्योग धंधों का विकास हो जाता है, और ऐसे उद्योग धंधों का विकास होने के लिए वो रोजगार के लिए अवसर प्रदान करते हैं और जनसंख्या चारों तरफ से उन औद्योगिक क्षेत्रों में चली आती है। आप देखेंगे मुंबई, पुणे औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा औद्योगिक क्षेत्र, कोलकाता, हुगली औद्योगिक क्षेत्र, चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार में दुर्गापुर, कर्णपुरा, बोकारो, गिरिडीह, जमशेदपुर, ये सब भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर करके आए हैं। और यहाँ पर जनसंख्या इसीलिए ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर रोजगार की उपलब्धता लोगों को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर भी जनसंख्या के वितरण को और घनत्व को दोनों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। अगला हम चलते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक ये जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं।
सांस्कृतिक कारक। देखिए, हमारे गांव में कुछ सामाजिक मान्यताएं हैं, कुछ रूढ़वादी विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिनके कारण लोग गांव को छोड़ करके शहरों की तरफ या अन्य क्षेत्रों पर नहीं जाना चाहते। वो अपनी पैतृक संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, अपने खेत खलिहान को सुरक्षित रखने के लिए गांव में ही रहना पसंद करते हैं। अब वर्तमान समय में शहरी क्षेत्रों का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा हुआ है। जो सुविधाएं शहरों में मिल रही थी, वो सुविधाएं कहीं ना कहीं गाँव की तरफ भी मिल रही हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है गाँव में ही रहना चाहते हैं, और उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन के साधन, बिजली, पानी, इन सब की उपलब्धता अगर गांव में हो जाती है तो ज़्यादातर लोग जो है गांव में ही निवास करना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांव में भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जैसे एक कारक तो ये होता है कि एक परंपरागत मान्यता है कि हमारे बाप दादा हमारे इस घर में, इस हवेली में रहे हैं, खेत खलिहान को संजो करके रखा है, उस ज़मीन को विक्रय नहीं किया है, तो हम भी जो है उसी गांव में रहेंगे और उसको संजो करके अपनी धरोहर को रखेंगे। इन कारणों से लोग गांव को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों पर नहीं जाते हैं। दूसरा, गांव का एक खुला माहौल होता है, स्वच्छ वातावरण होता है, तो उस खुले माहौल और स्वच्छ वातावरण में भी लोग रहना पसंद करते हैं। कुछ कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती हैं जिस कारण से लोग उन स्थानों पर जाकर के बसना चाहते हैं। आप देखे होंगे जो धार्मिक नगर हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, मथुरा, उज्जैन, तो इन सब धार्मिक नगरों पर एक आस्था और विश्वास, अपने इष्ट देव के प्रति जो धार्मिक विश्वास होता है, उसको संजोए रखने के कारण बहुत से लोग इन्हीं क्षेत्रों पर जाकर के बस जाते हैं। आप कुंभ के दिनों में देखेंगे, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वाराणसी में, मथुरा में, उज्जैन में, इन सब धार्मिक स्थलों पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में एकाएक पहुंच जाती है। करोड़ों की संख्या में लोग उन नगरों में प्रवेश कर जाते हैं और उन क्षेत्रों में अचानक एकाएक जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं जो जनसंख्या को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। धार्मिक क्षेत्रों में रहने वाले निवासी जिनकी धर्म में आस्था है, पूजा पाठ अर्चना में, भगवान की पूजा पाठ अर्चना में विश्वास है, वो धार्मिक नगरों में ही रहना पसंद करते हैं। जिन लोगों को स्वच्छ माहौल चाहिए, खुला वातावरण चाहिए, वो लोग गांव में ही रहना पसंद करेंगे। तो आपने अभी देखा, ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कुछ जनजातियां जिनके बारे में मैंने पढ़ाया है, तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने निवास स्थल को नहीं छोड़ती हैं। चाहे टाइगा टुंड्रा रीजन के एस्किमो हों, सेमायड हों, याकूत हों, तुंग हो, चुकची हों, चाहे विषुवतरेखीय क्षेत्र के पिग्मी, बोरो, सेमांग, सकाई जनजातियां हों, चाहे अरब के बद्दू हों, मरुस्थलीय क्षेत्रों की अन्य जनजातियां हों, ये भी अपनी मातृभूमि से प्रेम रखते हैं। इनकी भी अपनी एक वैचारिक मान्यता है और अपने ये निवास स्थल को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या जमघट के रूप में नहीं पाया जाता है, जनसंख्या विरल दशाओं के रूप में पाया जाता है। तो आपने देखा कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक या भौतिक कारक, जिसमें स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, जल, और इकोनॉमिक फैक्टर में खनिज ऊर्जा संसाधन, नगरीकरण, औद्योगिकरण, और फिर लास्ट में आपने पढ़ा सोशियो कल्चर फैक्टर, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जो जनसंख्या को मुख्य रूप से प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं विश्व में जनसंख्या की स्थिति क्या, चलने दीजिए। विश्व में जनसंख्या वितरण की स्थिति क्या है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जनसंख्या का विश्व स्तर पर वितरण, जनसंख्या विश्व स्तर पर किन किन क्षेत्रों पर निवास कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व की लगभग 90% जनसंख्या, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर हम विश्व के क्षेत्रफल को देखें तो विश्व की 90% जनसंख्या 10% क्षेत्रों में ही निवास करती है।
यानी जनसंख्या का संकेंद्रण पूरे विश्व में एक समान रूप से नहीं पाया जाता है। और इसका कारण मैंने अभी बता दिया कि भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं जो जनसंख्या को समान रूप से नहीं वितरित करते हैं। वो तमाम परिस्थितियां होती हैं। तो आप देखते हैं कि 90% जनसंख्या विश्व के 10% क्षेत्रों पर निवास करती है। और एक डेटा और मैं बता दूं, लगभग 80% जनसंख्या केवल विश्व के 4 जनसमूहों में विभक्त है। वो हैं एशियाई जनसमूह, एशिया के क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी अमेरिकन क्षेत्र और अफ्रीकन क्षेत्र। इन्हीं क्षेत्रों में मुख्य रूप से जनसंख्या विश्व की 80% निवास करती है। लगभग इन 4 क्षेत्रों में ही निवास करती है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि पूरे विश्व में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो ज़्यादा बसाव वाले हैं और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो बिना बसाव वाले हैं, यानी जनसंख्या जहाँ पर बहुत विरल है। थोड़ा सा हम तेज़ी के साथ चल रहे हैं। तो पहला है वास क्षेत्र, यानी जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र। इसमें पहला है एशियन एग्लोमरेशन, एशियाई जनसमूह। दूसरा यूरोपियन जनसमूह। तीसरा अमेरिकन जनसमूह। और चौथा अफ्रीकन। और पांचवा ओसानिया या ऑस्ट्रेलियन जनसमूह। इन 5 क्षेत्रों में विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। तो इन एक एक का हम जो है आपको बता दे रहे हैं। एशिया में मुख्य रूप से जो जनसंख्या निवास करती है वो लगभग विश्व का, एक एक चलते हैं, 60% जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करती है। अभी इस चीज़ को हम मैप पर दिखा दे रहे हैं। और एशिया में आप जान रहे हैं विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना, उसके बाद में भारत और जापान, सिंगापुर, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये चीन, जापान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, ये अगर आप देखेंगे जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है इस क्षेत्र में। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो भाग है, दक्षिणी एशिया का भाग है, यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। यानी पूरे विश्व की लगभग 60% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। दूसरा जनसमूह है यूरोपियन जनसमूह। क्योंकि यूरोपीय जलवायु न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है, एक मध्यम किस्म की है। खासकर जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो मनुष्य के बसाव के लिए बहुत उपयुक्त है। तो यूरोपीय तुल्य जलवायु, इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि तो नहीं हो रही है, जनसंख्या की लगभग कई देशों में स्थिरता पाई जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पहले से ही जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में निवास करती है। अगर हम विश्व का मैप देखें तो ये जो क्षेत्र है यूरोपियन वाला, ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जनसंख्या निवास करती है, जिसमें से ग्रेट ब्रिटेन और यूक्रेन का क्षेत्र, राइन नदी बेसिन का क्षेत्र और इटली उत्तरी का तटवर्ती मैदान, यहाँ पर लगभग 40 डिग्री से, यूरोप में अगर आप देखेंगे तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 60 डिग्री यानी आर्कटिक सर्किल तक जनसंख्या का बसाव यूरोपीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसको अभी हम मानचित्र पर आपको दिखा दे रहे हैं एक साथ में। अगला है अमेरिकन समुदाय, अमेरिकन जनसमूह। अमेरिका
अमेरिका में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो समुद्र यानी अटलांटिक तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करती है। आप देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। तो उत्तरी अमेरिका के ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जनसंख्या का बसाव सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये उत्तरी अमेरिका और इसमें भी यूएसए का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बसाव पाया जाता है। कुछ यहाँ पर तटवर्ती क्षेत्रों में बसाव पाया जाता है, और इस बीच मध्य वाले मैदान में जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। कनाडा में जनसंख्या विरल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। मैक्सिको के तटवर्ती क्षेत्रों में भी जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का बसाव पूर्वी महाद्वीपों के पूर्वी भाग की तरफ, थोड़ा सा उत्तर पूर्वी भाग की तरफ महाद्वीपों के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। अब चलते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में जो जनसंख्या का बसाव है वो छिटपुट रूपों में मिलता है, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम। ज़्यादातर नगरीय जनसंख्या का निवास पाया जाता है। अफ्रीका में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मिस्र में उत्तर की तरफ, यहाँ पर इस तरीके से जनसंख्या का वितरण विभिन्न देशों में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियाँ और मानवीय परिस्थितियाँ, मानवीय विकास दोनों ही कम हुए हैं। इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या का बिखराव की प्रवृत्ति नगरों के आसपास ज़्यादातर देखा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पर ड्रेकेंसवर्ग पर्वतमाला है, जहाँ पर सोने और हीरे की खानें हैं। जोहान्सबर्ग, किम्बरले, ये सब खाने हैं। तो उन सब क्षेत्रों की तरफ जनसंख्या का रुझान, जनसंख्या का बसाव ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार से अफ्रीका, अच्छा ये जो है सहारा का मरुस्थल, इधर कालाहारी का मरुस्थल, तो इन सब क्षेत्रों में, मरुस्थलीय भागों में और खासकर जो विषुवतरेखीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या का बसाव विरल पाया जाता है। तो अफ्रीकन जनसमूह का यह हो गया। ओसानिया में ऑस्ट्रेलिया और उसके समीपवर्ती देशों को मिला करके हम ओसानिया महाद्वीप कहते हैं। तो इसमें अगर ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या का वितरण देखा जाए तो ज़्यादातर इस क्षेत्र में, यानी यहाँ पर जो है जनसंख्या का बसाव इन क्षेत्रों में ज़्यादा होगा। बीच का भाग थोड़ा सा कम है। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं अभी इसी को हम मानचित्र में देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सब जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। वो है एशियाई जनसमूह, यूरोपियन जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह, अफ्रीकन और ओशानिया। इन क्षेत्रों में विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा एशियाई जनसमूह, खासकर जो चीन और भारत का हिस्सा है, कुछ पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यानी जो मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, उसमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इसी को भी हम डिटेल में आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर हम संक्षेप रूप में देखेंगे। अब चलते हैं, विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है या बिना बसाव वाले क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला है जहाँ पर जनसंख्या का बसाव नहीं पाया जाता है, यानी बिना बसाव वाले या कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ पर बहुत ही अल्प मात्रा में है। ये मुख्य रूप से 4 क्षेत्र हैं। एक है कोल्ड रीजन या अति ठंडे क्षेत्र, दूसरा है डिजर्ट एरिया या मरुस्थलीय क्षेत्र, और तीसरा है उष्ण आर्द्र क्षेत्र, और चौथा है हिमाच्छादित क्षेत्र, यानी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, हिमाच्छादित या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। यत्र तत्र बिखरे हुए रूप में आदिवासी जनजातियां ही निवास करती हैं। पहला अति ठंडे क्षेत्र टैगा और टुंड्रा का क्षेत्र है। अगर हम जनसंख्या का वितरण देखें तो 60 डिग्री उत्तरी सर्किल से, ये मान लीजिए
ये मान लीजिए ग्लोब है, तो इस उत्तरी क्षेत्र में, छोड़िए, हाँ चलिए हम फिर से बता दे रहे हैं, जो अति ठंडे क्षेत्र हैं, अति ठंडे क्षेत्र हैं, उसमें मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र यानी 60 डिग्री उत्तरी का जो क्षेत्र है, टैगा और टुंड्रा वाला, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, अति ठंडे क्षेत्र रहते हैं। ज़्यादातर जो टुंड्रा रीजन है, जो जिसके बारे में मैंने कल बताया था एस्किमो को पढ़ाते समय, कि पूरा क्षेत्र बर्फ़ से ढका हुआ है, वहाँ पर केवल आदिवासी जनजातियाँ ही समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में अपने बर्फ़ के घरों को बना करके रहती हैं, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव बहुत कम है। दूसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे सहारा का मरुस्थल हो, चाहे थार का मरुस्थल हो, नाबिब का मरुस्थल हो, या अटाकामा का मरुस्थल हो, कालाहारी डिज़र्ट हो, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट हो, तो इन सब मरुस्थलीय भागों में भी जनसंख्या बहुत कम निवास करती हैं। कुछ यत्र तत्र बिखरे हुए रूप में ही बस्तियां मनुष्य की मिलती हैं, यानी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कहीं कहीं क्षेत्रों में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। अभी इसको हम वर्ल्ड मैप में देख लेंगे। इसके बाद में है हिमाच्छादित क्षेत्र, जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे भारत या नेपाल में जो महान हिमालय का क्षेत्र है, या मध्य हिमालय के ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो उन पर बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर मानव आवास नहीं बनाए जा सकते हैं, मानव के निवास योग्य वो क्षेत्र नहीं हैं, तो वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाएगी। इसी प्रकार से हम अंटार्कटिका रीजन को देखेंगे, साउथ पोल को देखेंगे, तो वहाँ पर भी कोई अस्थायी मानव बस्ती नहीं बसी हुई है। अंटार्कटिका क्षेत्र में, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पर कोई अस्थायी मानव बस्ती नहीं बसी है, केवल विभिन्न देशों के जो अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर हैं, उन्हीं को स्थापित किया गया है वहाँ पर खोजबीन करने के लिए, तो उन क्षेत्रों पर भी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो आप देखेंगे कि ये 4 क्षेत्र विश्व के ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का बसाव बहुत ही विरल रूप में पाया जाता है। इसको हम चलते हैं एक मानचित्र की सहायता से देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या कहाँ पर कैसे निवास करती है। हाँ देखिए, मैं यहीं पर दूर से ही बता दे रहा हूँ। आप देखेंगे जो डार्क क्षेत्र है, जितना डार्क क्षेत्र यहाँ पर 1000 से अधिक, ये जो मानसूनी ऐसे, अब इसी को आप समझ लीजिए, ये क्षेत्र जो है ये भारत, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव बहुत ज़्यादा है। ठीक से देखो, जनसंख्या का बसाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत सघन है, यही इसी को हम एशियन एग्लोमरेशन क्षेत्र कहते हैं। दूसरा यूरोप के इन देशों में, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। अब ये मेरे सेट से मत जाइएगा, यहाँ पर जो डार्क क्षेत्र है, क्या कहते हैं, जो डार्क लाइट किया गया है, वो जनसंख्या का बसाव जान लीजिए कि उस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, और जो हल्की छाया चित्र है वहाँ पर जनसंख्या का बसाव बहुत कम पाया जाता है। ये आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका का, मैंने बताया था कि इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। इसी प्रकार से ब्राज़ील में देखेंगे, मध्य अमेरिकी क्षेत्र में देखेंगे, तो ब्राज़ील में ये रीजन, ये ब्राज़ील का ये रीजन, ये क्षेत्र, यहाँ पर जनसंख्या का बसाव ज़्यादा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्षेत्र, और दक्षिणी अफ्रीका का यह क्षेत्र, और ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो इसके किनारे किनारे यहाँ पर जनसंख्या का बसाव ज़्यादा है। तो विश्व की 80% जनसंख्या का बसाव इन्हीं क्षेत्रों में है। जहाँ पर हल्की छाया पड़ रही है यहाँ पर, वहाँ पर जनसंख्या का बसाव बहुत विरल है। मैंने बताया उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र लगभग 60 डिग्री ये है, ये 60 डिग्री की लाइन ये जो है ऐसे ऐसे गई है। आप इस 60 डिग्री की लाइन के उत्तर में देखिए, यहाँ पर जनसंख्या का बसाव बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि ये टैगा और टुंड्रा रीजन है। अधिकांश क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। ग्लेशियर और सेमी ग्लेशियर क्षेत्र हैं ये, यानी जो एक होता है हिमानी, एक होता है परिहिमानी, तो दोनों क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये मध्यवर्ती भाग बिल्कुल ग्रेट डिजर्ट है,
मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी, यानी यहाँ पर जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो नगरों में ज़्यादातर निवास करती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया में और यूरोपियन कंट्री में नगरों का विकास ज़्यादा हुआ है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। इसी प्रकार से अफ्रीका में आप देख लिए तो ये सब क्षेत्र, अच्छा देखिए यहाँ पर ये सहारा डिजर्ट है, यहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। ये कनाडा का भाग है, कम जनसंख्या निवास करती है। यूरोप के इस क्षेत्र में ये क्षेत्र अमेजन बेसिन का है, यहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। ये कालाहारी डिजर्ट है, यहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। ये भारत का ये जो है उत्तरी पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र, यहाँ पर भी कम जनसंख्या निवास करती है। तो आपने देखा कि जनसंख्या की स्थिति विश्व स्तर पर क्या क्या है, इसको आपने देख लिया। और ये मैप चूंकि शायद में 2020 का ही है, हाँ ये मैप 2020 का था। इसके डेटा को आप अपडेट कर लीजिएगा कि विश्व में किन किन देशों में जनसंख्या कितनी मात्रा में पाई जाती है। अभी इस क्लास के लास्ट में हम आपको जो 2018-19 के डेटा जो हमारे पास हैं उनको मैं दे रहा हूं, लेकिन उनका क्रम आप याद रखिएगा। डेटा जब भी आपकी परीक्षा होने वाली होगी उसके 1-2 महीने पहले अपडेट कर लीजिएगा, कौन सा डेटा किस देश का पहला स्थान दूसरा स्थान है, कितनी कहाँ की जनसंख्या, कितनी कहाँ का जनसंख्या घनत्व है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बताएंगे। अगला चलते हैं हम जनसंख्या घनत्व के बारे में। हाँ, अब चाहें तो आप इसको देख सकते हैं कि विश्व स्तर पर जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार से पाया जा रहा है। जैसे आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा, हाँ ये चीज़ छूटा जा रहा था। देखिए मानसून एशिया क्षेत्र, हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। भारत, चाइना विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या के केंद्र के रूप में है। इधर की तरफ आप देखेंगे ये 1 बिलियन पॉपुलेशन, इन क्षेत्रों में 1 बिलियन पॉपुलेशन है। 100 से लेकर 1 बिलियन पॉपुलेशन, 100 मिलियन से लेकर के 100 मिलियन से 1 बिलियन तक ये रेड वाला है। और फिर ये जो है 10 मिलियन से लेकर के 100 मिलियन तक ये वाला है, हल्का जो नीला है। और फिर 10 मिलियन से कम जो है ये क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या का वितरण इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। अगला चलते हैं, ये अफ्रीका में देख लीजिए। हाँ, अफ्रीका में किस प्रकार जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, वही शेड है। डेंसिटी बाई पॉपुलेशन, डेंसिटी बाई कंट्री, यानी 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व। तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जो काला वाला ये चित्र है, यहाँ पर 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व निवास करती है। जो डार्क रेड है, जो डार्क है यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ सब पर जो है जनसंख्या 300 से अधिक जनसंख्या का घनत्व है, और फिर 100 से कम। तो इस प्रकार से जो गहरी छाया है यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, और जो हल्की छाया है वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। इसका मैं एक PDF आपको भेज दूंगा, कुछ सामग्री उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें आप जान सकते हैं कि जनसंख्या कहाँ पर कम है और कहाँ पर ज़्यादा है। चलिए अफ्रीका के बाद में आप आ सकते हैं। ये उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या ज़्यादातर नगरों में निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो डार्क क्षेत्र है वो जनसंख्या का बसाव वाला ज़्यादा क्षेत्र है। आगे की तरफ हम चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका, जो भी मैंने मानचित्र में दिखाया है, जो डार्क वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। जो ब्लैक से ये शेडो बना हुआ है ये अर्बन सेक्टर है, नगरीय क्षेत्र हैं। रियो डी जेनेरो, साओ पोलो और इधर लीमा, और ये इधर जो है सेंटियागो, ये सब जो है अर्बन सेक्टर के क्षेत्र हैं, और यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। इसके बाद में हम आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के ये तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। ये आप देखेंगे यहाँ पर विक्टोरिया, ये सब बंदरगाह क्षेत्र के रूप में और क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के रूप में डेवलप हुए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में जनसंख्या कम निवास करती है। आइए हम आगे की तरफ जब चलते हैं, मुख्य रूप से नेक्स्ट चैप्टर जो इसी का पार्ट है जनसंख्या का, वो है मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व,
देखिए, अब जो मुझको पढ़ाना है, चूँकि डेटा जो इसका है जनसंख्या का, वो परिवर्तित होता रहता है। जैसे जैसे नए आंकड़े आते जाते रहते हैं, वैसे वैसे जनसंख्या का आंकड़ा परिवर्तित होता रहता है। तो उस आंकड़े को आपको एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले अपडेट करना होगा। लेकिन इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से जनसंख्या और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को आप बेसिक रूप से समझ लीजिए। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है, अभी तक आपने वितरण पढ़ा था और जनसंख्या घनत्व को भी मैंने उसमें थोड़ा बहुत समझा दिया था। अब जानिए कि जनसंख्या घनत्व है क्या, कितने प्रकार का होता है, कैसे निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व ये होता है कि किसी एक निश्चित एरिया में, मान लीजिए इस एरिया का एक निश्चित क्षेत्रफल है, 100 वर्ग किलोमीटर या 5 वर्ग किलोमीटर जो भी हो, या वर्ग मीटर में हो, तो इस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करेगी उन दोनों का अनुपात ही जनसंख्या घनत्व होगा। यानी किसी क्षेत्र में या प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या और उस प्रदेश का एरिया या क्षेत्रफल, उन दोनों का अनुपात ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। हम कह सकते हैं कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है अर्थमेटिक डेंसिटी, गणितीय क्या कहते हैं, हाँ, अर्थमेटिक डेंसिटी। अंकगणितीय घनत्व। अंकगणितीय घनत्व का मतलब यही है जो अभी मैंने बताया है, यानी कुल जनसंख्या बटा अवलिक कुल क्षेत्रफल, टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल एरिया। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अब जैसे हम किसी गांव का जनसंख्या घनत्व निकालते हैं तो उस गांव का जो एरिया होगा, लेखपाल के कागज में जो दर्ज होगा, उस एरिया को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र की जनसंख्या से हम भाग दे देंगे। यानी कुल जनसंख्या का जो आंकड़ा होगा वो हम ऊपर रखेंगे और उस आंकड़े को, कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो जनसंख्या घनत्व निकल करके आएगा। इसको हम अंकगणितीय घनत्व कहते हैं। इसी प्रकार से एक और घनत्व होता है कायिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी सेकेंड। इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं कायिक घनत्व। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के कुल कृषि योग्य भूमि से हम भाग दे देते हैं। यानी उस क्षेत्र की, क्षेत्र या प्रदेश या गांव, कुल जनसंख्या बटा क्षेत्र की या क्षेत्र का कुल कृषिगत क्षेत्र। यह होता है कायिक घनत्व। यानी उस क्षेत्र की कुल जो जनसंख्या है उसको हम कुल कृषिगत क्षेत्र से यदि हम भाग दे दें तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकल आएगी, कायिक घनत्व आ जाएगी। यानी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और क्षेत्र में कुल कृषि योग्य भूमि या कुल कृषि क्षेत्र, इसको कुल कृषि योग्य भूमि भी कहते हैं, योग्य भूमि। यानी उस क्षेत्र में कितनी कृषि योग्य भूमि है उसको हम कुल जनसंख्या से
डिवाइड कर देते हैं। तो ये निकल आता है कायिक घनत्व या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कृषि पर कितना भार पड़ रहा है। ठीक है, कृषि पर कितना भार पड़ रहा है, इससे जो है कायिक घनत्व के द्वारा हम निकालते हैं। अगला है नंबर 3, वो है कृषि घनत्व, एग्रीकल्चर डेंसिटी। इसका फार्मूला ये होता है कि किसी क्षेत्र में कृषि कार्य में लगी जनसंख्या, कृषि कार्य में लगी जनसंख्या और बटा कुल कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि भूमि, ये होता है आपका एग्रीकल्चर डेंसिटी। क्षेत्र में कृषि कार्य में लगी जनसंख्या और कुल कृषि भूमि, यानी कितने लोग खेती का काम या खेती से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या और उनका जो कृषिगत एरिया है, जितने पर वो खेती करते हैं, उसका जो अनुपात होता है, उसी को हम एग्रीकल्चर डेंसिटी या कृषि घनत्व कहते हैं। तो और भी घनत्व के प्रकार होते हैं, लेकिन इस प्रकार से 3 जो मुख्य हैं उनको मैंने बता दिया। एक अंकगणितीय घनत्व या अर्थमेटिक डेंसिटी, इसमें कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अब वो जनसंख्या चाहे खेती का काम करती हो, चाहे बेरोजगार बैठी हो, चाहे कोई रोजगार कर रही हो, सब प्रकार की जनसंख्या को हम उसमें जोड़ लेंगे और सब प्रकार की भूमि को भी उसमें जोड़ लेंगे, तो वो निकलता है अंकगणितीय घनत्व। दूसरा जो होता है कायिक घनत्व, कायिक में कुल जनसंख्या होती है क्षेत्र की और कुल कृषि योग्य भूमि होता है। इससे हमें पता चलता है कि कृषि भूमि पर कितना दबाव पड़ रहा है। तीसरा होता है कृषि घनत्व, इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में जो लगे हुए व्यक्ति होते हैं, उनकी संख्या को काउंट किया जाता है और कृषि योग्य जो भूमि होती है, उसको दोनों का जो अनुपात निकलता है वही कृषि घनत्व निकलता है। तो इस प्रकार से इसको मैं अभी डाटा के द्वारा जो है इसको दिखा दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जिसको मुझे पढ़ाना है, वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है और जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ देखिए होता क्या है कि किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि के दौरान, किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक गांव है, इस गांव में एक निश्चित समय में मृत्यु दर बढ़ जाती है महामारी के कारण, या किसी कारणवश से जनसंख्या उस जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वो जो है जनसंख्या वृद्धि एक निगेटिव वृद्धि वहाँ पर होती है, एक नकारात्मक वृद्धि होती है। मान लीजिए प्रजनन दर अधिक है उस गांव में, बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, या कहीं से बाहर से लोग आकर के रह रहे हैं, तो वहाँ पर एक वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में जो होने वाला परिवर्तन होता है, कमी या बढ़ोतरी, उसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये मुख्य रूप से इसको मैं बता दे रहा हूँ कितने प्रकार की होती है। एक है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि जो होती है, ये जन्म माइनस मृत्यु। किसी भी क्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है, यानी पैदा होने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या का जो अंतर होता है, वही जो है प्राकृतिक वृद्धि होती है। मान लीजिए किसी गांव में 10 बच्चे पैदा हुए और मरने वाले 8 हैं, 8 बुजुर्ग या व्यस्क किसी कारण से, बीमारी से या किसी अन्य वजह से 8 लोग मर जाते हैं, तो कितना हुआ? 2। ये 2 जो वृद्धि हुई संख्या में लोगों की,
इसी को हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि या नेचुरल ग्रोथ कहलाती है। आगे हम चलते हैं। दूसरा है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल ग्रोथ। देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। वृद्धि का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा लोग बढ़ गए, वृद्धि भी कई प्रकार की होती है। वास्तविक वृद्धि क्या है? ऐसा नहीं कि इसी गांव में केवल जन्म दर और मृत्यु दर के कारण ही जनसंख्या घटती और बढ़ती है। अगर उस गांव के लोग या उस क्षेत्र के लोग किसी बाहर चले गए तो क्या हो जाएगी? वो जनसंख्या कम हो जाएगी। भाई मान लीजिए मृत्यु दर नहीं है, मरने वालों की संख्या नहीं है, लेकिन उस गांव से लोग रोजगार की तलाश में दूसरे गांव चले गए, तब भी वहां पर जनसंख्या कम हो जाएगी। या उस गांव में लोग बाहर से, जो बाहर काम कर रहे थे विभिन्न नगरों में, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में, वो आकर के पुनः उस गांव में बस गए तो जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तो वास्तविक वृद्धि जन्म दर, जन्म और मृत्यु और प्रवास, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है और एक्चुअल हमें पॉपुलेशन की स्थिति ज्ञात हो जाती है कि कितना वृद्धि हुई। तो इसका फार्मूला ये होता है जन्म माइनस मृत्यु, यानी ग्रोथ, डेथ और बर्थ, ये, और प्लस आप्रवास यानी आने वालों की संख्या, और माइनस उत्प्रवास। अभी इसको हम आप्रवास उत्प्रवास को समझा दे रहे हैं। देखिए, जन्म माइनस मृत्यु और आप्रवास और माइनस उत्प्रवास, यानी जितने लोग पैदा होंगे और मरेंगे उनका अंतर, प्लस आने वालों का जो गांव में आकर के बस जाते हैं और गांव से निकल जाते हैं, उन दोनों का अंतर अगर हम जोड़ लेते हैं तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का पता चल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्राकृतिक वृद्धि है और ये माइग्रेशन के द्वारा होने वाला अंतर है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र या प्रदेश में जनसंख्या कम होना या बढ़ जाना केवल जन्म दर और मृत्यु दर ही जिम्मेदार नहीं है। उस जनसंख्या के बढ़ने और घटने का मुख्य कारण उत्प्रवास और आप्रवास है। आप्रवास का तात्पर्य यह होता है कि बाहर से लोगों का उस स्थान में आकर के बस जाना, और उत्प्रवास का मतलब होता है उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र स्थान पर चले जाना। तो ये जो है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि इस प्रकार से निकलती है। एक और है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। तीसरा है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। यहाँ पर केवल बेटा आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि आपकी जो मुख्य परीक्षाएं होंगी कहीं ना कहीं उसमें आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, और जो प्री की परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें भी ये बहुत ही सहायता आपकी प्रदान करेंगे। देखिए, जनसंख्या की जो धनात्मक वृद्धि है, अगर कहीं पर जन्म दर, बर्थ रेट ये ज़्यादा है और मृत्यु दर यानी डेथ रेट ये कम है, तो जनसंख्या में जो है वृद्धि होगी। यानी बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं और लोग जनसंख्या कम मर रही है, तो ऐसे में जनसंख्या में जो होने वाली वृद्धि होती है उसको हम जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। इसमें एक चीज़ और होता है, लोग बाहर से आ जाएं, यानी आप्रवास भी हो जाए। आप्रवास दो चीज़ें हैं, या तो पैदा होने यानी जन्म दर अधिक हो, या बाहर से आने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो वो जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म दर अधिक हो और उस क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं या क्रियाकलापों के द्वारा बाहर से भी जनसंख्या आकर के बस जाए, तो वो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगी। आगे हम चलते हैं। चौथा है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। चलिए, जस्ट उसका उल्टा,
डेथ रेट यानी मृत्यु दर जो है अगर वो ज़्यादा हो जाए और बर्थ रेट पैदा होने वालों की संख्या कम हो जाए, तो ऐसे में जनसंख्या जो है ऋणात्मक हो जाती है। जो उसमें वृद्धि होती है वो ऋणात्मक रूप में होती है, यानी कम होने लगती है। जैसे भारत में 1917, 18, 19 के समय में जनसंख्या में कमी आई। उसका कारण था कि इन्फ्लुएंजा और तमाम प्रकार की महामारियां जो है फैल गईं। अभी कोरोना का काल चल रहा है, 2021 का आंकड़ा आएगा तो हो सकता है 19, 20 और 21 का जनसंख्या हो सकता है कुछ कम हो, क्योंकि इसके कारण से पूरे विश्व स्तर पर बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वैश्विक जनसंख्या में निश्चित रूप से कमी आएगी। तो कहने का तात्पर्य है, जब मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है किसी क्षेत्र में और बर्थ रेट ज़्यादा होती है, तो बर्थ रेट कम होती है और मृत्यु दर ज़्यादा होती है, यानी मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, तो जनसंख्या ऋणात्मक होने लगती है। इसी को हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर उस क्षेत्र को छोड़ करके लोग जाने लगें, यानी उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब ऋणात्मक वृद्धि वो भी हो सकती है। जैसे गांव के लोग छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं तो गांव में जनसंख्या कम हो जाती है, तो इस कारण से भी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती है। तो आपने देखा कि जनसंख्या की वृद्धि ये 4 प्रकार की मुख्य रूप से होती है: प्राकृतिक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। अब चलते हैं हम पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन। इस वीडियो लेक्चर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना मैं कवर कर दूंगा। चलिए, जनसंख्या परिवर्तन। पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज मुख्य रूप से किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में जो उतार चढ़ाव की स्थिति होती है उसी को हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं या जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। और जनसंख्या परिवर्तन मुख्य रूप से 3 चीज़ों के कारण होता है: एक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा माइग्रेशन। ये 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जो किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन को लाने का काम करते हैं। तो इसको भी हम चलते देखते हैं। पहला है अशोधित जन्म दर। क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर। इसका तात्पर्य ये होता है कि 1000 स्त्रियों पर, क्योंकि बच्चे पैदा करने का काम स्त्रियां करती हैं, मतलब गर्भ धारण करने का काम स्त्रियों का ही होता है, तो 1000 स्त्रियों पर पैदा होने वाले बच्चों की जो जीवित संख्या होती है उसी को हम अशोधित जन्म दर कहते हैं। ये 1000 पर भी निकाला जाता है और 100 पर भी निकाला जाता है, यानी किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, इसका फार्मूला होता है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे उस वर्ष विशेष की या मध्य वर्ष की जनसंख्या गुणे 1000। ये आपका निकल आएगा जन्म दर। यानी किसी वर्ष विशेष में, जिस वर्ष का हम जन्म दर निकाल रहे हैं, बर्थ रेट निकाल रहे हैं, उस वर्ष में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और जीवित हैं, याद रखिएगा मृत बच्चे नहीं, जीवित बच्चों की संख्या जो होगी उसको हम ऊपर रखेंगे और उस मध्य वर्ष की जनसंख्या से भाग दे देंगे और गुणे 1000 कर देंगे। तो ये क्रूड बर्थ रेट यानी अशोधित जन्म दर निकल आएगा। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या, मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या गुणे 1000, ये हो गया आपका अशोधित जन्म दर। दूसरा है अशोधित मृत्यु दर। क्रूड डेथ रेट। अब मरने वाले में बच्चे भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं,
पुरुष भी हो सकते हैं, वृद्ध भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मृत्यु दर का तात्पर्य यह है कि 1000 की जनसंख्या पर किसी वर्ष विशेष में जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उसको हम अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले लोगों की संख्या ही अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। किसी वर्ष विशेष में इसका भी फार्मूला होता है, किसी वर्ष विशेष में मरने वालों की संख्या बटे मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या, यानी उस वर्ष जिस वर्ष का हम आकलन कर रहे हैं मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या गुणे 1000, ये आपका निकल आएगा अशोधित मृत्यु दर। यानी किसी वर्ष विशेष में 1000 की, ये देखिए हमेशा 1000 पर ही निकाला जाता है। ये निकाला गया था 1000 पर जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और 1000 जनसंख्या पर जितने लोग मर रहे हैं। तो जितने लोग 1000 की जनसंख्या पर मर रहे हैं उनकी संख्या और बटा उस मध्य वर्ष की जनसंख्या और गुणे 1000, इसी को हम जो है अशोधित मृत्यु दर कह रहे हैं। तो इस जन्म दर के कारण और इस मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है। कहीं पर यदि जन्म दर ज़्यादा है तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी, और कहीं पर यदि किन्हीं कारणों से मृत्यु दर ज़्यादा है तो वहाँ पर जनसंख्या घटेगी। जैसे कोरोना के काल में 2020-21 में विश्व स्तर की जनसंख्या प्रभावित हुई है, बहुत से लोग मर गए हैं। तो अगर टोटल कैलकुलेशन किया जाएगा और डेथ रेट अगर ज़्यादा है तो जनसंख्या ग्राफ निश्चित रूप से नीचे की तरफ गिरेगा। आगे हम चलते हैं। तीसरा जनसंख्या को जो चेंज करने वाला फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं प्रवास या माइग्रेशन। माइग्रेशन या प्रवास, इसका तात्पर्य ये होता है कि जन्म दर मृत्यु दर तो जनसंख्या के आकार या जो है उसके क्षेत्र को प्रभावित करता ही करता है, जनसंख्या में परिवर्तन करने का कारक ही है। लेकिन प्रवास के अंतर्गत दो चीज़ें सम्मिलित होती हैं, एक उत्प्रवास, एक आप्रवास। प्रवास का तात्पर्य ये होता है कि विभिन्न कारणों के परिणाम स्वरूप, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों, उन कारणों के परिणाम स्वरूप किसी क्षेत्र की जनसंख्या या जनसंख्या का समूह जब एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उस प्रक्रिया को हम प्रवास कहते हैं। चाहे वो अस्थायी रूप से चला जाए और चाहे अस्थायी रूप से चला जाए तो उसको हम मुख्य रूप से प्रवास कहते हैं। तो प्रवास के अंतर्गत दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उत्प्रवास और एक होता है आप्रवास। उत्प्रवास, जब व्यक्ति किसी एक स्थान को छोड़ करके, आउट माइग्रेशन, इसको कहते हैं आउट माइग्रेशन। उत्प्रवास यानी आउट माइग्रेशन और आप्रवास इन माइग्रेशन। जब किसी स्थान को लोग छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसको कहते हैं उत्प्रवास। और आप्रवास का मतलब जब विभिन्न सुविधाओं के कारण किसी स्थान पर लोग आकर के बस जाते हैं तो उस स्थान को आप्रवास कहते हैं और आने वाले लोगों को आप्रवासी कहा जाता है, और जो छोड़ के चला जाता है उसको हम उत्प्रवासी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण किसी स्थान की जनसंख्या परिवर्तित हो जाती है। प्रायः आप देख रहे हैं प्रवास, जो माइग्रेशन का फ्लो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, काम और रोजगार की तलाश में तमाम जो वर्कर पॉपुलेशन है वो इस समय प्रेजेंट टाइम में नगरों की तरफ भागी जा रही है, जबकि स्त्रियों का जो प्रवास होता है ग्रामीण क्षेत्रों में वो गांव से गांव की ओर होता है और विवाह के उपरांत होता है। लेकिन ज़्यादातर काम और रोजगार की तलाश में वर्कर पॉपुलेशन का जो फ्लो होता है, माइग्रेशन होता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर होता है। तो आपने देख लिया कि ये जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। थोड़ा पॉज करो। तो आपने देखा कि जनसंख्या में किस प्रकार से पॉज करना है। तो हम देखते हैं प्रवास के बारे में थोड़ा सा ये जानकारी ले लें कि प्रवास क्या है। ये आपका एक प्रमुख चैप्टर ही है, लेकिन कुछ संक्षेप में इसी को हम बता देते हैं। प्रवास, माइग्रेशन। प्रवास, पॉपुलेशन या जनसंख्या स्थानांतरण, इसको भी कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन, देखिए अभी हमने बताया
जब जनसंख्या या जनसंख्या का कोई समूह एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर अस्थाई अथवा अस्थायी रूप से जाकर के बस जाता है तो उसको हम माइग्रेशन या प्रवास कहते हैं या जनसंख्या स्थानांतरण कहते हैं। ये अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। इसमें एक होता है उत्प्रवास, अभी मैंने बता दिया, आउट माइग्रेशन। इसमें क्या होता है उत्प्रवास में, देखिए जनसंख्या को परिवर्तन करने वाला बहुत बड़ा घटक है आउट माइग्रेशन। इसमें जब व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उस मूल स्थान के संदर्भ में उसको उत्प्रवास कहते हैं और जाने वाले व्यक्ति को उत्प्रवासी कहते हैं। जाने वाले व्यक्ति को उत्प्रवासी और उस स्थान को उत्प्रवास कहते हैं। ओके, और एक होता है अप्रवास, इन माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बाहर से आकर के किसी दूसरे क्षेत्र में बस जाता है तो जिस क्षेत्र में बसता है उसके लिए वो अप्रवास हो जाता है और आने वाले लोगों को अप्रवासी कहा जाता है। प्रायः यह प्रक्रिया मैंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर हो रहा है इस समय में ज़्यादा। नगरीय क्षेत्र परिवहन सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र और इंडस्ट्रियल सेक्टर, परिवहन क्षेत्र नगरीय सुख सुविधाओं के प्रमुख केंद्र होने के कारण इस जनसंख्या को खींचने का काम करते हैं। थोड़ा सा चलते हैं, इस माइग्रेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं उसको भी आप जान लीजिए। प्रभावित करने वाले दो फैक्टर होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। संक्षेप में मैं दोनों को यहां पर बता दे रहा हूं। पुश फैक्टर का मतलब ढकेलने वाले कारक। कुछ ऐसे कारक होते हैं जो जनसंख्या को ढकेलने का काम करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं। अब प्राकृतिक आपदाओं में क्या हो सकता है, बाढ़, तूफान, सुनामी, चक्रवात, सूखा, ये सब नेचुरल डिजास्टर हैं और इनके कारण मनुष्य जब किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा ये आते हैं, इनकी तीव्रता बढ़ जाती है तो मनुष्य जो है उस स्थान को छोड़ करके दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाना पसंद करता है। तो इन प्राकृतिक आपदाएं जो है पुश फैक्टर का काम करती हैं, ये जनसंख्या को ढकेलने का काम करती हैं ताकि मनुष्य एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाए। दूसरा होता है जैसे बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी। बेरोजगारी यानी रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, खेती का काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो वो रोजगार की तलाश में अर्बन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ चले जाएंगे और ये सब सुविधाएं नगरीय क्षेत्रों में ही मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो ये जो है गरीबी, बेरोजगारी के कारण लोग अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। एक और होता है क्लाइमेट, इसको भी रख सकते हैं, प्रतिकूल जलवायु की स्थिति। अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही है या जलवायु संबंधी विसंगतियाँ ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो उस क्षेत्र को भी छोड़ करके लोग चले जाते हैं, ये भी पुश फैक्टर में है। आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी और बेरोजगारी के कारण आर्थिक पिछड़ापन आ जाता है, लोगों का जीवन निर्वाह सही ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में वो अपने मूल स्थान को छोड़ करके अपने बच्चों, पत्नी, बूढ़ बुजुर्ग के साथ में अपने स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। या बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में जो वर्कर पॉपुलेशन होती है, खासकर नवयुवक लोग, वो काम और रोजगार की तलाश में वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो ये हैं दबाव जनित कारण जो किसी स्थान पर जनसंख्या को ढकेलने का काम करते हैं कि भैया जाइए, हमारे पास साधन नहीं है और हमारे स्थान को छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ एक है पुल फैक्टर जो जनसंख्या को खींचने का काम करती है, जैसे अच्छी जलवायु। अच्छी जलवायु, अगर किसी स्थान की जलवायु अच्छी है तो लोग वहाँ पर जाकर रहना पसंद करेंगे। आप देखिए शिमला, चकराता, मसूरी, गर्मी के दिनों में तमाम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से, नगरीय क्षेत्रों से इन पर्यटन क्षेत्रों की तरफ भाग जाते हैं
क्योंकि वहाँ पर मौसम बड़ा सुहावना रहता है और उस मौसम का आनंद करने के लिए वो अपने मूल स्थान को छोड़ करके अल्प समय के लिए उन स्थानों पर, पर्यटन स्थलों पर चले जाते हैं और अच्छी जलवायु का लाभ उठाते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं। चलिए हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। जिन क्षेत्रों में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती है, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर या बड़े बड़े महानगर, जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी सारे उपकरण होते हैं, अच्छी चिकित्सा मिल सकती है, तो उन स्थानों पर जो बीमार बुजुर्ग लोग होते हैं वो जा करके अपना इलाज पानी कराने के लिए उस स्थान को छोड़ करके अच्छी सुविधा वाले क्षेत्रों पर, अच्छी चिकित्सा वाले क्षेत्रों पर जा करके अपना इलाज कराना पसंद करते हैं। शिक्षा, मनोरंजन, पर्यटन, उद्योग और रोजगार, ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो जनसंख्या को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं और उन क्षेत्रों पर जनसंख्या चली आती है। शिक्षा, बड़े बड़े नगर जो हैं, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, रुड़की, बंगलोर, ये सब शिक्षा के केंद्र हैं, चाहे तकनीकी शिक्षा के हों, चाहे चिकित्सीय शिक्षा के हों और चाहे एकेडमिक एजुकेशन के हों। तो इन क्षेत्रों पर लोग जो है अपनी तैयारी करने के लिए, अपने को अच्छे पद पर स्थापित करने के लिए अपने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके इन नगरों की तरफ, शैक्षिक नगरों की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है। तो यही है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, एक होता है कि किसी स्थान पर ढकेलने का काम करता है और दूसरा अपने स्थान पर खींचने का काम करता है। इसके बाद में और सी सारी चीज़ें हैं। जनसंख्या को प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको मैं संक्षेप में वैसे बता दे रहा हूँ। देखिए, प्रवास मुख्य रूप से गांव की तरफ होता है, गांव से शहर की तरफ होता है, शहर से शहर की तरफ होता है और शहर से गांव की तरफ होता है। ये प्रवास की 4 धाराएं होती हैं। गांव से गांव की तरफ ज़्यादातर स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने गांव से स्थानांतरण गांव की तरफ होता है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है। गांव के शहर की तरफ जो प्रवास होता है उसमें पुरुषों की अधिकता ज़्यादा होती है, खासकर नवयुवकों की अधिकता होती है, जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों से काम और रोजगार की तलाश में शहर की तरफ चले जाते हैं। देखिए, ये सब पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सब आ जाएगी कि प्रवास की कौन सी धाराओं में काम और रोजगार की तलाश में जो है ज़्यादा प्रवास होता है, तो वहाँ पर गांव से शहर की तरफ आपको टिक लगाना होगा। या गांव से शहर की तरफ प्रवास किन कारणों से होता है, तो गांव से शहर की तरफ प्रवास ज़्यादातर नवयुवक लोग करते हैं और वो किस कारण से करते हैं, काम और रोजगार की तलाश में करते हैं। तो इस बिंदु को भी आपको ध्यान में रखना होगा। गांव से गांव के वो प्रवास पुरुष ज़्यादा नहीं करते हैं। गांव से गांव की ओर प्रवास, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसी की शादी दूसरे गांव में हुई तो उस गांव की लड़की इस गांव में आ गई, तो गांव से गांव की तरफ, ग्राम से ग्राम की तरफ जो प्रवास होता है वो ज़्यादातर महिलाओं का होता है, स्त्रियों का विवाह के उपरांत होता है। इसी प्रकार से शहर के शहर की तरफ, शहर के शहर की तरफ जो प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है, वो ज़्यादातर वर्कर पॉपुलेशन का होता है और टर्सरी, सेकेंडरी या क्वार्टनरी जो क्रियाकलाप एक्टिविटी में सम्मिलित हैं, उनका प्रवास शहर से शहर की तरफ होता है। जैसे कोई बैंक में काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी प्रशासनिक पद पर काम कर रहा है, तो उसका जो ट्रांसफ़र होगा वो एक कस्बे से, एक शहर से दूसरे शहर में हो जाएगा। गोंडा से बहराइच हो जाएगा, बहराइच से लखीमपुर हो जाएगा या लखनऊ हो जाएगा। तो शहर से शहर का प्रवास जो तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों में लोग काम करने वाले होते हैं उनका ज़्यादा होता है। और एक प्रवास शहर से गांव की तरफ होता है, जब बूढ़ बुजुर्ग लोग या कुछ जनसंख्या शहर के चकाचौंध से, वहाँ के प्रदूषण से उब जाती है, तो वापस लौट करके उपनगरों की तरफ या ग्रामीण परिक्षेत्रों की तरफ रुख करती है और उस तरफ आ जाती है। आपने नाम सुना होगा बेडरूम सिटी। जो बड़े बड़े महानगर हैं उनके किनारे पर अब बेडरूम सिटी बनाए जाते हैं, जिनको उपनगरीय आवासीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी उनमें गांव का भी माहौल रहता है और शहर का माहौल भी रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जब मेंस की तैयारी करेंगे तो बेडरूम सिटी या सायन नगर, इसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे डिटेल में। आगे की तरफ चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये प्रवास की धाराएं होती हैं। इसी प्रकार से प्रवास का दूसरा प्रकार होता है अंतर्देशीय प्रवास। एक देश के अंदर की सीमा के अंतर्गत जब कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करता है तो उसको अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास, एक राज्य की सीमा के अंतर्गत जब प्रवास होता है किन्हीं कारणों से तो उसको अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जब एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर के बस जाते हैं
तो ऐसे प्रवास को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। तो ये भी प्रवास का एक प्रकार है और समय के अनुसार भी होता है। अल्पकालीन प्रवास, दैनिक प्रवास, मौसमी प्रवास। कोई बच्चा अपने गांव से स्कूल पढ़ने आता है तो दैनिक प्रवास है। अपने गांव से शहर की तरफ लोग काम रोजगार की तलाश में नगर की तरफ जाते हैं काम करने, शाम को पुनः अपने घर पर आ जाते हैं, ये दैनिक प्रवास होता है। मौसमी प्रवास, तमाम कृषक मजदूर लोग समय पर अपना खेती बाड़ी का भी काम करते हैं और कुछ समय के लिए शहरों में भी चले जाते हैं, वहाँ पर भी काम करते हैं और फिर अपने घर पर आ जाते हैं। तो ये होता है सामयिक या मौसमी प्रवास। कुछ चरवाहक जनजातियाँ जो होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर, मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ग्रीष्म और शीत ऋतु में प्रवास का काम करती हैं। तो ये प्रवास की विभिन्न प्रकार हैं और प्रवास की विभिन्न धाराएं हैं, इनके बारे में आपने जान लिया। एक और लास्ट में मुख्य चैप्टर बच रहा है जनसंख्या का, जिसको मैं आज ही ख़त्म करना चाहता हूँ। वो है जनसंख्या संगठन। टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? अरे घंटा बताओ। पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो जनसंख्या का एक संगठन बनता है वो मुख्य रूप से जैसे सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, साक्षरता या साक्षरता दर, आयु वर्ग और जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, इन सबको हम जनसंख्या संगठन या पॉपुलेशन कंपोजिशन के नाम से जानते हैं। यानी एक जनसंख्या का आकार किन किन तरीकों से निर्धारित हो सकता है। तो इसमें हम संक्षेप में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। सीधा सा जान लीजिए, सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो 1000 जनसंख्या पर स्त्री और पुरुष का अनुपात देखा जाता है। यानी किसी भी देश में या क्षेत्र में जो स्त्री और पुरुष का अनुपात होता है उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। ये सामान्यतः 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को सुनिश्चित करता है। यानी 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, इन दोनों का अनुपात ही स्त्री पुरुष का ये लिंगानुपात कहलाता है। ये विभिन्न देशों में कहीं पर 100 पर निकाला जाता है, तो कहीं पर 1000 पर निकाला जाता है, कहीं पर स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या निकाली जाती है, कहीं पर पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या निकाली जाती है। तो अपने देश में इसका फार्मूला होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, यही होता है लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात 943 है। यानी 943 स्त्रियां 1000 पुरुषों पर हैं। अगर ये 943 सेक्स रेशियो लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि 943 जो है वो स्त्रियों की संख्या है और पुरुषों की संख्या जो है वो 1000 है। ये जो है भारत का लिंगानुपात है मुख्य रूप से। अब चलते हैं, लिंगानुपात मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक लिंगानुपात, प्राइमरी सेक्स रेशियो, प्राथमिक लिंगानुपात ये गर्भधारण के समय होता है। जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उस समय जो उसका अनुमान लगाया जाता है सेक्स रेशियो का, उसको हम प्राथमिक लिंगानुपात या प्राइमरी सेक्स रेशियो कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक लिंगानुपात। जब बच्चा पैदा हो जाता है यानी जन्म के समय जो लिंगानुपात की गणना की जाती है उसको हम द्वितीयक लिंगानुपात या सेकेंडरी सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। एक होता है तृतीयक लिंगानुपात। ये जनगणना के समय होता है। जब जनगणना हर प्रत्येक 10 साल पर जब होती है तो उस समय जो स्त्री और पुरुष का अनुपात देखा जाता है
उसको हम तृतीयक लिंगानुपात कहते हैं। तो आपने देखा कि लिंगानुपात स्त्री और पुरुषों का अनुपात होता है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात के रूप में प्रकट करते हैं। कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या गुणे 1000, इसी से हम जो है लिंगानुपात निकाल लेते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक गर्भधारण के समय, द्वितीयक जन्म के समय और तृतीयक जो है जनगणना के समय ये ज्ञात किया जाता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आयु वर्ग। आयु वर्ग का मतलब ये होता है एज कंपोजिशन। आयु वर्ग, आयु वर्ग का मतलब ये होता है कि हम कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में डिवाइड कर दें। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो मुख्य रूप से जो जनसंख्या भूगोल में या हमारे जनसंख्या की संरचना में डिसाइड किया गया है, वो कुल जनसंख्या को जो बच्चे से लेकर, जन्म से लेकर के और वृद्ध तक यानी मृत्यु समय तक जो है वो 3 आयु वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है बाल आयु वर्ग। ये जो है जन्म से 14 वर्ष की अवस्था तक होता है। दूसरा है प्रौढ़ आयु वर्ग। ये 15 से लेकर के 59 वर्ष तक होता है। और तीसरा होता है वृद्ध आयु वर्ग। ये 60 साल से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर होता है। तो ये 3 आयु वर्ग में डिसाइड किया गया है, 60 प्लस होता है। अब मैं आपको बता दूं, आयु वर्ग के द्वारा ये पता चल जाता है कि कितनी जनसंख्या किन किन कार्यों में संलग्न है। जैसे बाल आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष, इनको ये माना जाता है ये किसी भी प्रकार के उत्पादन में कोई प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं करते हैं। हालांकि कुछ बच्चे भी खेती खलिहानी का काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आश्रित होते हैं वर्कर पॉपुलेशन पर, अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। दूसरा, जो लोग 60 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, वो भी विशेष प्रकार के क्रियाकलाप काम करने में असमर्थ पाए जाते हैं। तो एक तरीके से बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग ये आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आता है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है। और जो ये प्रौढ़ आयु वर्ग होता है 15 से 59 वर्ष, ये वर्कर पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है, कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। और कार्यशील जनसंख्या ही महत्वपूर्ण जनसंख्या मानी जाती है। तो इससे यही पता चलता है कि कौन से लोग जो अलग अलग व्यवसायों में संलग्न हैं, उनकी जनसंख्या किस प्रकार से है, कितने लोग आश्रित हैं और कितने लोग वर्कर हैं। अब चलते हैं अगला हम पार्ट, साक्षरता। जनसंख्या संगठन का एक और पार्ट है साक्षरता क्या होता है, इसको भी हम जान लेते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। लिटरेसी, देखिए इसकी डिफिनेशन जो है अलग अलग दी गई है। और साक्षरता एक आर्थिक विकास और मानव विकास सूचकांक का एक मापक है। जब मानव विकास सूचकांक किसी देश का निकाला जाता है तो उसमें सेक्स रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन, लिटरेसी और क्या कहते हैं जीवन प्रत्याशा, इन सब आंकड़ों को लिया जाता है और इन्हीं के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सुनिश्चित किया जाता है। तो साक्षरता का मतलब किसी देश की जनसंख्या में बहुत बड़ा योगदान साक्षर जनसंख्या का होता है। जिस देश की जनसंख्या जितनी ज़्यादा साक्षर होगी उसका सूचकांक उतना ही बेहतर आता है। ये माना जाता है कि उसका आर्थिक सामाजिक स्तर भी अच्छा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या आयोग के अनुसार इसमें ये बताया गया है कि कोई यदि व्यक्ति 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, 15 वर्ष क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया है कि 15 वर्ष की अवस्था में या उसके ऊपर में यदि कोई व्यक्ति किसी वाक्य को पढ़ लेता है, लिख लेता है और उसकी समझ विकसित करता है तो उसको हम साक्षर कहते हैं। लेकिन भारत में क्या है, भारत में 7 वर्ष या उसके ऊपर का व्यक्ति किसी भी भाषा में यदि किसी भी वाक्य या शब्द को पढ़ लेता है, समझ लेता है, यानी पढ़ना भी, लिखना भी और समझना भी, तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं, तो हम उसको साक्षर मानेंगे। और साथ ही साथ उसमें गणितीय परिकलन की क्षमता भी हो।
तो हम उसे साक्षर मानेंगे। आपको मैं बता दूं कि विश्व में न्यूनतम साक्षरता वाले जो देश हैं वो नाइजर, गिनी और दक्षिणी सूडान हैं। नाइजर, गिनी और दक्षिणी सूडान, ये सबसे कम साक्षरता वाले देश हैं। तो इनका भाई डेटा आपको मिल जाएगा। एक होता है साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब ये होता है किसी देश या क्षेत्र में जो कुल जनसंख्या है, इसको भी थोड़ा समझते चलिएगा। साक्षरता आप समझ गए, 7 वर्ष, भारत में 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और अंकगणितीय परिकलन की क्षमता है, उनको हम साक्षर व्यक्ति कहते हैं। साक्षरता दर का मतलब ये होता है कि कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों का प्रतिशत कितना है। कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों का प्रतिशत कितना है, अर्थात प्रदेश की कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों का प्रतिशत ही मुख्य रूप से साक्षरता दर कहलाता है। भारत में जो साक्षर लोगों का प्रतिशत है वो 72.92% यानी 73% के आसपास भारत में साक्षरता दर है। तो इसके जो डेटा हैं उनको हम इंडिया को पढ़ाते समय हम आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। अब एक और मुख्य रूप बता करके हम इसको समाप्त कर रहे हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंतर्गत एक सम्मिलित किया जाता है जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना, यानी जनसंख्या हमारी किन किन व्यवसायों में लगी हुई है। जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना में हमने अभी बता दिया कि जैसे एक होता है आश्रित जनसंख्या, एक होता है कार्यशील जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या कामकाज नहीं करती है बल्कि ये कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होती है। और जनसंख्या किन किन व्यवसायों में लगी हुई है, इसको 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक है प्राथमिक वर्ग, दूसरा है द्वितीयक वर्ग और तीसरा है तृतीयक वर्ग और चौथा है चतुर्थक वर्ग। इन्हीं चारों में हमारी पूरी जनसंख्या का कार्यशील जनसंख्या का विभाजन किया गया है। प्राथमिक वर्ग में कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खनन, आखेट, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी हैं। ये किसी भी देश के आर्थिक विकास की प्रथम अवस्था में होता है। जब हम विकास के चरण पर बढ़ते जाते हैं तो ज़्यादातर जनसंख्या जो होती है वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। ज़्यादातर विकासशील देश और अविकसित देशों की जनसंख्या जो है इन्हीं कृषि और उससे संबंधित कार्यों में यानी प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। अब दूसरा होता है द्वितीय क्रियाकलाप। इसमें विनिर्माण उद्योग और उद्योग धंधों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। शक्ति उत्पादन और विनिर्माण उद्योग, जो औद्योगिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें जो संलग्न जनसंख्या होती है उनको हम द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। जब द्वितीयक वर्ग की जनसंख्या उसमें सम्मिलित होती है। होता क्या है, कृषि, मत्स्यन, आखेट, इनसे जो प्राइमरी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनको सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीनों की या फैक्ट्रियों की, उद्योग धंधों की स्थापना करनी पड़ती है। जैसे जमीन से कच्चा लोहे को निकालना एक प्राथमिक क्रिया है, उत्खनन का काम, लेकिन उस लोहे को लोहे की फैक्ट्री में ला करके और उसका एक इस्पात बना देना, ये द्वितीय क्रियाकलाप है। इसी प्रकार से है तृतीय क्रियाकलाप। इसके अंतर्गत परिवहन, संचार और सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विस सेक्टर को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थक क्रियाकलाप जो होते हैं ये विशिष्ट आर्थिक गतिविधि वाले क्रियाकलाप होते हैं और इसमें मुख्य रूप से बौद्धिकता, शोध और प्रशासकीय कार्य
इनको सम्मिलित किया जाता है। अब आप जान गए होंगे हमारी जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना इस प्रकार से 4 पार्टों में डिवाइड है। जैसे जैसे किसी देश का विकास होता जाता है वैसे वैसे ये चरण बदलता जाता है। प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भरता कम होती जाती है। जैसे जब हम डेवलप विकसित देश की अवस्था में बढ़ेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र पर हमारी निर्भरता कम होती जाएगी और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में हमारी निर्भरता बढ़ती जाएगी। चतुर्थक क्रियाकलाप इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्च स्कॉलर, प्रोफेसर और डीएम, एसडीएम जो प्रशासनिक क्षेत्र के होते हैं उनके कार्य आते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत बाबू वर्ग, लिपिक वर्ग या परिवहन सेवा क्षेत्र, कम्युनिकेशन, डाक, बैंकिंग, इन सब के क्षेत्र आते हैं। द्वितीय क्षेत्रों में उद्योग धंधों में जो काम करने वाले युवक होते हैं वो आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्रों में ज़्यादातर कृषक और कृषि अनुषंगी व्यवसाय में लगे हुए लोग, खासकर जनजातियाँ, ये सब आती हैं जो कृषि का काम करती हैं, मछली पकड़ने का काम करती हैं, शिकार करने का काम करती हैं और फूड गैदरिंग, वन वस्तु संग्रहण करने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जनसंख्या किन किन क्षेत्रों में किन किन तरीके से विद्यमान है। ये पार्ट आपका समाप्त होता है। अब हम मुख्य रूप से आपको कुछ डेटा की तरफ ले चलते हैं और उन डेटा को आप जो है नोट कर लीजिए। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2016 का डेटा है, लेकिन जो अब डेटा 2020-21 आएगा उसको करना है, लेकिन क्रम देशों का यही है। ये महाद्वीप वाइज जनसंख्या का वितरण है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। अगर आपसे कोई जनसंख्या का 4 क्रम पूछता है तो इस डेटा को रहने दीजिए देखने के लिए, लेकिन ये क्रम याद रखिएगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ये 4 जो है अधिकतम जनसंख्या वाले महाद्वीपीय क्षेत्र हैं जो अरब में है। इन जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, सर्वाधिक जनसंख्या चीन और नाइजीरिया, ये क्षेत्रफल के हिसाब से है, नहीं ये प्रत्येक महाद्वीप में है। ओके, ये एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन, एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर या नगर टोक्यो, फिर अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर काहिरा, यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ये यूरेशियन क्षेत्र में आती है, रूस में, और मास्को जो है ये है। उत्तरी अमेरिका में यूएसए सबसे ज़्यादा जनसंख्या, मैक्सिको सिटी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा देश इसमें जनसंख्या है और साओ पालो सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या के मामले में। तो इसको आप जान सकते हैं, क्या इसमें दिया गया है महाद्वीपीय जनसंख्या। ये है विश्व के शीर्ष 10 जनसंख्या वाले देशों का अनुमानित भविष्य, यानी भविष्य में 2021 में कौन सबसे ज़्यादा होगा। इसमें डेटा दिखा रहा है कि भारत नंबर 1 स्थान पर होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला चलते हैं, ये है जनसंख्या घनत्व। 2016 का ही डेटा हमारे पास है, इसको हम अपडेट कर देंगे। एशिया में क्या जनसंख्या घनत्व है, विभिन्न महाद्वीपों में जनसंख्या घनत्व क्या है। तो आपने इस तरीके से देखा जनसंख्या का ये पार्ट आपका पूरा होता है। इसमें आपने देखा जनसंख्या क्या है, इसको वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फिर विश्व स्तर पर जनसंख्या का वितरण कैसा है, जनसंख्या घनत्व के बारे में आपने पढ़ा कितने प्रकार का होता है, और फिर जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है, और फिर जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है, और लास्ट में जनसंख्या संगठन के बारे में आपने पढ़ा जिसमें साक्षरता, लिंगानुपात, आयु वर्ग और जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। ओके, थैंक यू।